मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं रैपिड रिवीजन का अगला चैप्टर जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। याद रखना ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चे इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बट आज हम करने वाले हैं 15 से 20 मिनट के अंदर इस चैप्टर का पूरा रिवीजन। अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में समझना है, डिटेल में पढ़ना है, मैंने एक वीडियो के अंदर 1.5 घंटे की वीडियो है, डिटेल में पढ़ा रखा है, तो जाकर पढ़ लो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। बट आज हम रिवीजन करने वाले हैं और वो भी मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नेटिज्म जो है नेचर के अंदर कैसे कैसे प्रेजेंट है। तो देखो 3 प्रकार से मैग्नेटिज्म हमारे नेचर के अंदर है। सबसे पहले तो अर्थ का अपना एक मैग्नेटिज्म होता है। ये जो पृथ्वी है ना, ये घूमती है ना, इसकी वजह से इसका एक अपना एक खुद का मैग्नेटिज्म होता है। उसके अलावा पृथ्वी के अंदर ना कुछ मेटल्स मिलते हैं जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन से मेटल होते हैं? निकल, कोबाल्ट, इन सब के पास अपनी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। और एक और तरीका होता है जिससे कि मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट किया जा सकता है, वो है मूविंग चार्ज की मदद से। यानी अगर करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा और इसी के ऊपर हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। अब ये बात किसको पता चली? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। ऑस्टर्ड भैया जी आए और ऑस्टर्ड भैया जी ने बोला अरे एक एक्सपेरिमेंट कर लिया इन्होंने। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या करा? इन्होंने एक सर्किट लिया, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उसके पास में उन्होंने एक मैग्नेटिक निडल को रखा और जैसे करंट को पास करा ना तो मैग्नेटिक निडल के अंदर डिफ्लेक्शन आ गया, मैग्नेटिक निडल मूव करने लग गई। तो ऑस्टर्ड भैया बोले अरे जादू जादू, बट जादू नहीं था। क्या था कि जब एक करंट फ्लो करता है तो वो क्या बनाता है? अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, जिसकी वजह से ये जो था कंपास ये हिलने लग गया था। किसने करा था? साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो बार मैग्नेट होता है ये क्या होता है। देखो बार मैग्नेट कुछ नहीं होता, इस प्रकार से दिखने वाला मैग्नेट है, आपको यहां पर दिख भी रहा होगा आई होप। ये आपका होता है बार मैग्नेट और इस मैग्नेट को हम बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। अब देखो हर एक मैग्नेट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। छोटी क्लासेस के अंदर हमने पढ़ रखा है क्या होता है? सेम पोल रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बार मैग्नेट की कुछ और प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। अब इसकी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम एक बार मैग्नेट को बीच में से तोड़ दें तो हमेशा उसमें 2 ही पोल रहेंगे। जैसे कि इमेजिन करो एक बार मैग्नेट था नॉर्थ साउथ, मैंने इसको तोड़ा तो पता क्या होगा? अब ये छोटे वाले पीस में भी नॉर्थ साउथ हो जाएंगे और इस वाले पीस में भी क्या हो जाएंगे? नॉर्थ और साउथ हो जाएंगे। यानी 2 पोल हमेशा होंगे एक बार मैग्नेट के अंदर, ठीक है। ये कुछ इसके फीचर्स हैं, बार मैग्नेट के कुछ सिंपल फीचर्स हैं। आई होप ये सबको पता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जैसे कि इमेजिन करो आप अपनी मम्मी के कितना दूर खड़े हो कि आपकी मम्मी आपको थप्पड़ मार सके, है ना, तो वो आपकी मम्मी की फील्ड है। अगर आप ज्यादा दूर चले गए तो क्या थप्पड़ आ पाएगा? नहीं, उस समय पर उड़ती हुई चप्पल आ सकती है पर थप्पड़ तो नहीं आ सकता। सिमिलरली हर एक मैग्नेट की अपनी फील्ड होती है, वो दायरा जिसके अंदर वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सामने वाले को फील करा पाए वो कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखना, एरिया अराउंड मैग्नेट इन विच इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज फेल्ट, जहां पर मैग्नेटिज्म फेल्ट किया जा सकता है। अगली चीज आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। ये क्या होती है? कुछ नहीं है, इमेजिनरी लाइंस है ना, इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि बताती हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड को, उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, और इसमें से एक सवाल आना बेटा हर बार तय है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है। एक डायग्राम की मदद से आपको समझा देता हूं। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हमेशा नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएगी, मैग्नेट के बाहर। मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ में जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप। देखो एक लूप बन रहा है, एक लूप बन रहा है, एक लूप बन रहा है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी ये है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास होंगी ना, क्लोज होंगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ना वो भी ज्यादा होगी। जैसे कि पोल्स पे देखो, पोल्स पे कितने पास पास में, पोल्स पे आप देख सकते हो कितने पास पास में, तो यहां पर क्या है ना, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो ज्यादा होगी, जबकि इन डायरेक्शंस में कम होगी, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। उसके अलावा अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो वो क्या बताएगा? वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगली प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी 2 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती इंटरसेक्ट? क्योंकि भाई इमेजिन करो अगर 2 फील्ड ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट कर गई तो भाई इस पॉइंट पे एक डायरेक्शन यहां है, एक डायरेक्शन यहां है, क्या एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो सकती हैं, 2 रास्ते हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये कुछ 4-5 इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये याद रखना, सवाल पक्का आएगा आपसे, प्रॉपर्टीज हर बार पूछी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल।
अब मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या है, देखो बेटा, अब हमें यह पता चल गया कि एक जो करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, बट उसकी डायरेक्शन क्या है। तो मैक्सवेल थंब रूल क्या बताता है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को पॉइंट करें, ठीक है, और अपनी फिंगर्स को हम उसके अराउंड में कर्ल करें, देख पा रहे हो बेटा, देख पा रहे हो, फिंगर्स को हम कर्ल करें, तो जिस डायरेक्शन में हम फिंगर्स को बेटा ऐसे कर्ल करते हैं ना, जिस डायरेक्शन में हम फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं, वो ही डायरेक्शन होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। एग्जांपल से समझते हैं, इमेजिन करो एक तार है, यही तार है, ये इस डायरेक्शन में करंट को कैरी कर रहा है, तो मैं अपने थंब को ऐसे रखूंगा, ठीक है, उसके बाद अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी होंगी, ऐसी ऐसी घूम रही होंगी, कैसी, ऐसी, और इसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो यानी एक स्ट्रेट वायर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगली चीज समझो, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं यहां पर, अगर अगर इमेजिन करो वायर ऐसे है, तो हम थंब को कैसे पॉइंट करेंगे, थंब को हम यहां पॉइंट करेंगे, थंब को हम नीचे की तरफ पॉइंट करेंगे और अपनी फिंगर को मैं ऐसे कर्ल करूंगा, फिंगर को मैं ऐसे कर्ल करूंगा, समझ पा रहे हो। तो यानी अगर आप थोड़ा सा बेटा इमेजिन कर पाओ, मैं आपको अगले पेज पे बनाकर भी दिखा देता हूं, अगर मेरा देखना बेटा, अगर मेरा वायर ऐसा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में वो करंट को कैरी कर रहा है, तो देखना कैसी है, राउंड राउंड राउंड, ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। जबकि अगर मेरा वायर जो है नीचे की तरफ है, तो अब बनाओ, देखो अब कौन सी डायरेक्शन है बेटा, अब कौन सी डायरेक्शन है, अब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो याद रखना, जब भी मेरा वायर ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, जबकि अगर डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। और इस पे भी एमसीक्यू के अंदर सवाल पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो याद रखना एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर ऊपर है एंटी क्लॉकवाइज, नीचे है तो क्या, क्लॉकवाइज, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी के ऊपर भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये चीज पता कैसे चली, एक्सपेरिमेंट की मदद से साइंटिस्ट ने क्या करा था, यहां पर एक कागज लिया, उस कागज के ऊपर बहुत सारे मेटेलिक छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, है ना, जो आपके आयरन के टुकड़े होते हैं वो डाल दिए। अब इसमें से करंट पास किया, जब करंट पास करा ना, तो थोड़ी देर में देखा कि जो आयरन के टुकड़े थे ना, ये एक शेप के अंदर बन गए, एक कंसेंट्रिक सर्कल की शेप में, जिसके आप यहां पर देख पा रहे होगे, ऐसे राउंड 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 इस शेप के अंदर बन गए। तब साइंटिस्ट को समझ आया कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर क्या बनाता है, अपने अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल बनाता है। ये बात आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। देखो इमेजिन करो भी हम स्ट्रेट वायर की बात कर रहे थे, अब अगर मैं बात करूं एक लूप की, लूप क्या होता है, एक सर्कल। इमेजिन करो एक सर्कल के अंदर करंट कैरी कर रहा है, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा, ये डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा। देखो अगर आप देखोगे इस छोटे से पार्ट के अंदर, इस छोटे से पार्ट के अंदर जहां पर करंट की डायरेक्शन कैसी है, करंट ऐसे घूम रहा है, करंट ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो हम थंब रूल को लगाएंगे, थंब रूल को लगाएंगे और हम देखेंगे अच्छा सर्कल है ना। सिमिलरली यहां पर करंट ऐसे हम देखेंगे सर्कल है ना। तो दोनों ही एंड्स पे कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड, सर्कल होगी, ठीक है। बट यहां पर समझने की बात यह है, एक सर्कुलर लूप के सेंटर पॉइंट पे, जो सेंटर पॉइंट होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। यानी अगर ये लूप है बेटा, इमेजिन करना है लूप है, इसके एंड्स पे तो सर राउंड 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 मैग्नेटिक फील्ड होगी, बट जो सेंटर है ना उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, सीधी अंदर की तरफ जा रही होगी, सीधी सीधी, देख पा रहे हो। हाँ, तो ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये डायग्राम भी बार बार पूछा जाता है कि करंट कैरिंग लूप के अंदर आखिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है। तो ये डायग्राम आप बना के आना और याद रखना सेंटर में कैसी होती है, एकदम सीधी हो रही होती है। अब आगे बात करते हैं सोलिनॉइड। बेटा सोलिनॉइड क्या होता है, कुछ नहीं है, अभी हम एक लूप की बात कर रहे थे। अगर हम बहुत सारी लूप को घुमा दें, यानी एक वायर को लो, एक तार को लो और उसको घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, क्या बना देता है, वो बना देता है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होता है, ठीक है। तो सोलिनॉइड क्या है, कुछ नहीं है, जब हम बहुत बार वायर्स के लूप बना देते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, सोलिनॉइड। अब मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इसमें से करंट को मैंने पास होने दिया। अब जब मैंने करंट को पास होने दिया तो एक बात बताओ, एक लूप के अंदर, एक मान लो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, सेंटर में कैसी होती है, अंदर की तरफ, है ना। यहां पर कितने सारे लूप्स हैं, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एकदम स्ट्रेट होगी। तो याद रखना सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की कैसी डायरेक्शन होती है, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, है ना। और उसके बाहर कैसी होती है, बाहर तो आप देख सकते हो, है ना, बाहर तो आप देख सकते हो। तो एक सोलिनॉइड जो होता है ना, वो सोलिनॉइड आपका एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यानी बार मैग्नेट जैसे क्या होता था, नॉर्थ पोल साउथ पोल,
नॉर्थ से निकलती थी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, साउथ के अंदर जाती थी, ठीक है। और मैग्नेट के अंदर क्या होता था, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ में जाती थी, हाँ या ना, याद आ रहा है, चमक रहा है, बहुत बढ़िया। तो यानी वही कहानी है। तो सोलिनॉइड वर्क एज अ बार मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। बट फर्क इतना है कि बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है, बट ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है। अगर मैं यहां से बैटरी को हटा दूंगा तो क्या होगा, बैटरी हटते ही सर्किट खत्म, सर्किट खत्म तो इसकी मैग्नेटिक पावर भी खत्म। तो याद रखना, याद रखना, सोलिनॉइड क्या है, कुछ नहीं है, कॉइल को मैंने घुमाकर एक ऐसी शेप बना दी है जिसकी मदद से मैंने एक बार मैग्नेट जनरेट कर लिया है, उसी को हम बोलते हैं सोलिनॉइड। अच्छा एक चीज और याद रखना, यही कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, आपने देखा है मूवीज के अंदर वो बड़ी बड़ी क्रेन यूज की जाती हैं जिससे कि किसी भी चीज को ऐसे चिपका लेते हैं, देखा है आपने, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, ऐसे चिपक जाती हैं किसी चीज के, वो क्या होता है, वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। यानी वो मैग्नेट जो कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चल रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, और वो कुछ नहीं होता, वो सोलिनॉइड ही होता है। अच्छा अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ये बताओ कि सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगी। पहली चीज क्या है, याद रखना, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी आपने कितने टर्न्स करे हैं कॉइल के अंदर, यानी कॉइल जो है वो कितनी ज्यादा घूमी हुई है, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। अगला देखते हैं, अगला है अमाउंट ऑफ करंट, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होने वाली है। अगला क्या है, अगला है रेडियस ऑफ कॉइल, कॉइल की जो रेडियस होगी वो भी डिपेंड करती है किसके ऊपर, आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर। अगला क्या है, मटेरियल ऑफ कोर ऑफ सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के अंदर ना बीच में हम एक मटेरियल डालते हैं, है ना, मेजरली हम सॉफ्ट आयरन डालते हैं ताकि वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखा पाए। तो वो जो कोर है ना, कोर, आप अंदर कौन सा मटेरियल डाल रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना ये 4 फैक्टर होते हैं जिसकी मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है, ठीक है। इन 4 फैक्टर्स के ऊपर याद रखना है, सवाल पूछा गया था ये भी बोर्ड के अंदर कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करता है, तो इन चारों फैक्टर को आपको याद रखना है। डन, यहां तक क्लियर। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट पे एक डिफरेंस देख लेते हैं। पहला डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बदल सकता है, कैसे बदल सकता है, करंट को तेज कर लो, बट परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ नहीं बदल सकता, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी डायरेक्शन को बदल सकता है, कैसे बदल सकता है, अगर मैंने करंट की डायरेक्शन बदल दी इसकी भी डायरेक्शन बदल जाएगी, बट परमानेंट मैग्नेट अपनी डायरेक्शन नहीं बदल सकता, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ 4-5 पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं, है ना, आप देख भी सकते हो। स्ट्रेंथ चेंजेस विद करंट, लूजेस मैग्नेटिज्म व्हेन करंट स्टॉप, जैसे करंट को रोक देंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म अपना रुक जाएगा। उसके अलावा नीड इलेक्ट्रिसिटी टू स्टे मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिसिटी की इसको जरूरत पड़ रही होती है ना। पोल्स कैन बी स्विच, अगर हम करंट को बदल देंगे तो नॉर्थ साउथ पोल भी बदल जाएंगे, जबकि इनमें ये कुछ भी नहीं होता। ये कुछ 3-4 डिफरेंसेस याद रखना किसके अंदर, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के अंदर। चलिए अब ये क्या है आजकल जिस ऐप की बड़ी ऐड चल रही है, क्या नाम है इनका, एस्ट्रोडॉक। हाँ एस्ट्रोडॉक, दिन मेरी बैठी थी, मैंने ऐसी डाउनलोड कर ली कि चलो देखते हैं, बकचोदी करते हैं थोड़ी सी कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो मैंने डाउनलोड करी, अब वहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजर थी संगीता जी, उनसे बात करता हूँ। तो मैंने कहा मैम प्लीज शादी वादी नहीं हो रही है, बता दो कब होगी ये वो। तो उन्हें बोला कि अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दो। तो मैंने कहा ठीक है ले लो भाई, डेट ऑफ बर्थ से क्या ही पता लग जाएगा। तो मैंने दे दी डेट ऑफ बर्थ। अब वो कह रही है कि तुम मेरे से कोई मजाक कर रही हो। अब मैंने कहा मैम नहीं नहीं शादी नहीं हो रही है, प्लीज बता दो कब होगी। तो शी बोल रही कि तुम्हारी जो डेट ऑफ बर्थ से कुंडली बनी है ना, उससे तो साफ पता लग रहा है कि तुम्हारी शादी हो ही रखी है। और भाई मैं बता रही हूँ उस मोमेंट में मेरी फटी कि इन्हें कैसे पता भाई शादी हो रखी है। आई वाज लाइक कि भाई बता ही नहीं है तो आगे का सारा पूछ लेते, मैंने पूछ लिया कि बता दो फिर हनीमून कहाँ होगा, ये सब मैंने पूछ लिया। अभी तेरा भी तो सीन चल रहा था ना कि बंदा नहीं बन रहा है, वो रिलेशनशिप में कब आएगी। तो मैं तो कह रही हूँ जा पूछ ले जाकर, अभी 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 बता देंगे देखो कि रिलेशनशिप में कब आएगी, क्या रहेगा फ्यूचर। और ये तो इन्होंने आजकल चैट भी फ्री कर रखी है। अगर आपका अभी भी सपना है कि यार मैं अपने पेरेंट्स के लिए 95% लाना चाहता हूं, मैं खुद के लिए AIR1 99% लाना चाहता हूं, 100% लाना चाहता हूं, तो वॉरियर बैच तुम जैसे बच्चों के लिए, और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बैच क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है, CBSE बोर्ड स्पेसिफिक बैच है। मतलब जो आपको 17 फरवरी का एग्जाम है, हम आपको उन सारे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाने वाले इस एक बैच में। हम आपको एक ही लेक्चर में हर एक चीज, लास्ट 10 ईयर के PYQs हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, डायग्रामेटिकल। अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, फोर्सेज ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो अब साइंटिस्ट के मन में एक नई थ्योरी सूझी, उन्होंने सोचा कि देखो अगर हम एक करंट कैरिंग वायर को लें,
उसको लटका दिया, ठीक है। उसके पास में एक मैग्नेट लिया है, तो क्या ये आपस में फोर्स लगाएंगे? और उन दोनों ने आपस में फोर्स लगाई और उस फोर्स की डायरेक्शन निकालना भी हमें सिखाया। किसकी मदद से? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है बेटा, ध्यान से समझना, स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर के अंदर पूछी जाती है। स्टेटमेंट ये बोलती है कि हमें हमारे थंब को, इंडेक्स फिंगर को, मिडल फिंगर को ऐसे 90 डिग्री पे रखना है, जहां पर हमारा जो थंब है वो हमें बताता है फोर्स की डायरेक्शन, हमारी जो इंडेक्स फिंगर है वो हमें बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये जो मिडल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन। बट भैया याद कैसे करेंगे? मैंने बोला ट्रिक बता देता हूं, टेंशन मत ले। ट्रिक क्या है? पहले आपके पापा यानी फादर, फिर आपकी मम्मी यानी मदर, फिर तुम यानी चिल्ड्रन। फादर यानी फोर्स, मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड, चिल्ड्रन यानी करंट। अब तो याद हो गया, अब तो नहीं भूलोगे। तो यानी ये जो तीन चीजें हैं इनकी मदद से हम क्या करते हैं, इनकी मदद से हम इजीली फोर्स की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, ध्यान से समझना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है इफ वी स्ट्रेच इन तीनों को परपेंडिकुलरली, देन जो थंब होगा ना वो हमें ये बताएगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। यानी अगर करंट की डायरेक्शन को मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इंडेक्स फिंगर से मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो थंब मेरा बताएगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। पहले तो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा इसमें न्यूमेरिकल्स भी भर भर के पूछे जाते हैं। भैया न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं वो आप बता दो। तो न्यूमेरिकल्स में एक दो आपको करा देता हूं। देखो एक पॉइंट याद रखना, जब भी आपको ऐसे क्रॉस 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 दिखे ना, इसका क्या मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। बट अगर आपको ऐसे डॉट 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 ऐसे दिखे ना, तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है ना। ये सिंपल सी चीज है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपको पता होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स कहां लगेगा बेटा? एक बार सॉल्व करते हैं, अपनी फिंगर्स को ऐसे कर लीजिए फटाफट से, है ना। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो ये है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी? इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर को अंदर डाला, मिडल फिंगर को ऊपर करा, तो थंब कहां पर आ रहा है? थंब आ रहा है इस डायरेक्शन में। तो फोर्स की डायरेक्शन होगी बेटा ये, सबकी यही आई। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और करंट की डायरेक्शन ये वाली, तो थंब कहां है? अपवर्ड। तो अपनी फोर्स कहां लगेगी? फोर्स लगेगी अपवर्ड। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अब इसके अपन लेवल 2 के ऊपर चलें तो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन्स का। याद रखना हम यहां पर करंट की डायरेक्शन ले रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज करने के लिए आपको बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज, है ना। इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है ना, करंट की डायरेक्शन उसकी अपोजिट होती है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन गिवन है ना और उसकी डायरेक्शन ये दे रखी है, तो आपको एक्चुअली में पता है कौन सी डायरेक्शन लेनी है? ये वाली। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो अब ये वाली डायरेक्शन ले लो और इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर दो। जैसे आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इनसाइड है। करंट की डायरेक्शन कहां है? करंट की डायरेक्शन इस तरफ है। तो अपना थंब कहां पॉइंट कर रहा है? थंब पॉइंट कर रहा है डाउनवर्ड। तो यानी फोर्स होगी अपनी नीचे की तरफ, है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन आता है अल्फा पार्टिकल में। अल्फा पार्टिकल में कुछ नहीं करना, अल्फा पार्टिकल एक प्रकार का पॉजिटिव पार्टिकल होता है। डन। चलिए यहां तक हमें सारी चीज समझ आ गई है। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आप अलग अलग किताबों से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है डोमेस्टिक सर्किट। देखना बेटा, डोमेस्टिक सर्किट दो टाइप का होता है ना। हमारे घरों के अंदर जो बिजली आ रही होती है वो एसी के अंदर आती है, जो कि होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट। उसके अलावा एक और चीज होती है जो कि होता है आपका डायरेक्ट करंट, जो कि आपकी बैटरीज के अंदर होता है। अब इसके डिफरेंस पे सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है, डिफरेंसेस याद कर लेना। देखो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है ना, बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट आपका होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। यहां पर करंट जो होता है ना वो अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है ना। कभी इधर चला कभी उधर चला, अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। और काम क्या होता है इसका? एसी कैन ट्रेवल सेफली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, जबकि डीसी कैन नॉट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रीक्वेंसी इज 50 और 60 हर्ट्ज। इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज होती है, बाहर की कंट्रीज के अंदर 60 हर्ट्ज होती है। ये 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो मूवमेंट हो रही है ना बेटा, वो क्या हो रहा है? 50 मूवमेंट हो रही है एक सेकंड के अंदर। इसका ये मतलब है 50 हर्ट्ज, ठीक है बेटा। तो ये हो गया 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री। यहां पर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, जीरो फ्रीक्वेंसी होती है डीसी की। अगला, करंट डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। करंट अपनी डायरेक्शन को बदलता रहता है, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। अगला, चीपर देन डीसी जनरेशन। ये थोड़ा सस्ता होता है, इसलिए आपके घरों में जितने भी बिजली के तार आते हैं वो एसी पे आते हैं, जबकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ये बैटरीज के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस आपका इंपॉर्टेंट था। अब अगला जो हमारा, क्या आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो लेकिन फीस को लेकर थोड़ा कंसर्न हो? तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि मोशन आप सबके लिए लेकर आया है मोस्ट
that is Motion Open Scholarship Test for class 11th, 12th and 12th pass students. एक ऐसा टेस्ट जो आपको मौका देगा up to 100% स्कॉलरशिप पाने का. Yes, you heard me right. Up to 100% स्कॉलरशिप in all JEE and NEET classroom courses. एक ऐसा टेस्ट जिसके थ्रू आप स्कॉलरशिप इंस्टेंटली ले सकते हो right after the test. सबसे कन्वीनियंट बात, आप इसको घर बैठे बैठे अपने कन्वीनियंट टाइम पर अटेम्प्ट कर सकते हो. मैम रजिस्ट्रेशन का क्या? तो रजिस्ट्रेशन मेरे बच्चों बिल्कुल फ्री है. देयर इज नो रजिस्ट्रेशन फीस. मोस्ट के थ्रू आपको मौका मिल सकता है एक ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का जिसका मैक्सिमम सिलेक्शन रेशियो है और बेस्ट फैकल्टी पूल है. तो बिल्कुल भी देर मत लगाओ, सोचो मत, नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करो और अभी के अभी अपने आप को मोस्ट के लिए रजिस्टर करवाओ. I regret not doing this for him earlier. I noticed how he was unable to hear even the basic sounds like phone calls. It made his and everyone's life very difficult. That's when I decided to gift him this powerful hearing aid. I am impressed how tiny this hearing is. And the performance? It is amazing. They are very comfortable when worn. And he can hear almost every sound and participate in every conversation. If you or your loved one struggle with hearing loss, give this hearing aid a try. Simply click below and book a hearing aid trial near you. पॉइंट बच जाता है वो है आपका क्या, वायर्स. देखो बेसिकली आपके घरों के अंदर 3 प्रकार के वायर्स आते हैं, है ना. एक क्या होता है, एक होता है आपका लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर और एक और वायर होता है ना, जिसको हम ग्रीन वायर बोलते हैं. अभी आपको उसके बारे में बता देता हूं, जिसको हम अर्थ वायर भी बोलते हैं. तो बेसिकली ये जो डायग्राम है इसकी मदद से मैं आपको समझा देता हूं. लाइव वायर हमेशा रेड कलर के वायर होते हैं जो कि करंट को लेकर जाते हैं, ठीक है. और जो आपके न्यूट्रल वायर होते हैं वो हमेशा ब्लैक कलर के होते हैं. याद रखना कलर क्या होता है इसका कलर होता है ब्लैक और उसका होता है रेड, ठीक है. तो रेड वाले जो है वो करंट को लेके जाते हैं, ब्लैक वाले करंट को वापस लाते हैं, ठीक है. यहां पर अगर हम देखें, आपके घर का एक सिंपल सा सर्किट दे रखा है. लाइव वायर आया, ये आपका इलेक्ट्रिकल मीटर है जो कि आपके पैसे बताएगा कितने पैसे भरने हैं. ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग वायर्स चले जाएंगे. यहां पर आपका अप्लायंस है. अप्लायंस पे आप देख सकते हो ग्रीन वायर और कनेक्टेड है. ये ग्रीन वायर क्या है, ये ग्रीन वायर है अर्थ वायर. अर्थ वायर क्या करता है, बेसिकली आपके जितने भी अप्लायंस है ना वो थोड़े चार्ज को लीक कर देते हैं. चार्जेस क्या हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं. तो जब चार्जेस लीक हो जाते हैं ना, तो अगर आप टच करोगे आपको करंट लग जाएगा. तो उस करंट के शॉक से बचाने के लिए हम ना अर्थिंग करवा के रखते हैं. यानी हमारे हर अप्लायंस जमीन के अंदर जाया होता है. तो जितना भी एक्सक्लूसिव करंट है ना, जो एक्स्ट्रा करंट है, वो कहां चला जाता है, वो जमीन पे चला जाता है बाय द हेल्प ऑफ अर्थ वायर. यहां पर आप पढ़ भी सकते हो क्या होता है. यहां पर इसका कलर ग्रीन होता है. इसका मेन काम क्या होता है, जो लीक्ड चार्ज होता है उसको ग्राउंड तक पहुंचाना ताकि हम शॉक से बच जाएं. ये काम होता है आपके किसके, ग्रीन वायर का, ठीक है. तो ये आपको क्लियर हो गया, अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर. आई होप ये एकदम क्लियर है. अब बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो कि है शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग एंड इलेक्ट्रिकल फ्यूज. देखो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं. इमेजिन करो आपको एक बल्ब जलानी थी, है ना, ये आपकी बल्ब जलानी थी. एक होता है आपका लाइव वायर, एक होता है आपका न्यूट्रल वायर, ठीक है. अब इमेजिन करो गलती से हुआ क्या कि जो लाइव और न्यूट्रल वायर थे ना, ये आपस में मिल गए, ये आपस में टच हो गए. अब जैसे ही ये आपस में टच हुए ना, तो करंट को एक छोटा रास्ता मिल गया. अब करंट को यहां से नहीं जाना, अब आपका करंट क्या करेगा, यहीं से जाने की कोशिश करेगा. इस कंडीशन में याद रखना रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो जाता है और आपका जो करंट है वो इंफिनिटी हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है. और एक कंडीशन पूछी जाती है, शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाए और करंट कितना हो जाए, इंफिनिटी हो जाए. उस कंडीशन में बेटा क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर आग लग सकती है, स्पार्क हो सकता है, जब भी आपका लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में भिड़ जाते हैं. और वही कंडीशन हमारी कहलाती है किसकी, शॉर्ट सर्किट की. अगले आ जाते हैं ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग कैसे होती है, एक स्विच में अगर आपने बहुत सारे प्लग्स लगा दिए, है ना, आप सोच रहे हो एक ही स्विच से मैं एसी चला लूंगा, फ्रिज चला लूंगा, तो होगा क्या, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी. इतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी कि शायद आपके वायर्स पिघल जाएं, और उसी को बोलते हैं ओवरलोडिंग. याद रखना, if the total current drawn through the wire by the appliance connected to it exceeds the safety limit, जितनी भी उसकी सेफ्टी लिमिट है, अगर उससे ज्यादा आप करंट उससे ले रहे हो तो क्या होगा, वायर आपके पिघल सकते हैं. लास्ट आ जाता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज. अब देखो इलेक्ट्रिकल फ्यूज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके हैं. बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर आपका बड़ा सिंपल है, आपके बाहर मीटर के अंदर एक फ्यूज लगाया जाता है. इसका काम क्या होता है, अगर ज्यादा वोल्टेज आया तो ये जल्दी पिघल जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ये मेल्ट कर जाता है, तो क्या होता है, आपका सर्किट ब्रेक कर जाता है.
सर्किट ब्रेक करने से क्या फायदा? ज्यादा वोल्टेज अगर आपके अप्लायंसेस तक पहुंचा तो आपके अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं, तो उस चीज से आपको बचाता है कौन? इलेक्ट्रिकल फ्यूज। तो याद रखना इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या होता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, करता क्या है? ब्रेक्स ड्यू टू द हीट कॉज्ड बाय ओवर वोल्टेज या फिर हाई लोड। जब भी हाई लोड हाई वोल्टेज आता है ब्रेक कर जाता है, अवॉइड शॉर्ट सर्किट और फेलियर, है ना, शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करने के लिए ये आपकी मदद करता है। तो तीनों के तीनों आपको मैंने बता दिया और यहीं पर ही एक सिंपल सा चैप्टर हमारा हो जाता है समाप्त। और ये रहा आपका आज का क्वेश्चन, फटाफट से इसको सॉल्व करो, न्यूमेरिकल है, और मुझे कमेंट के अंदर बताओ। ऑन दिस नोट आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट के अंदर जरूर बताना। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, लव यू ऑल। क्या पार्टी थी कल रात। नाउ लेट्स पिक द बिल। ब्रो नावी यूपीआई कर दिया है। नावी यूपीआई कर दिया। और तू? कर रहा हूँ। क्या? नावी यूपीआई ना। ऑफ कोर्स यार, कर दिया नावी यूपीआई। हर कोई यूज कर रहा है नावी यूपीआई। पेमेंट्स, रिचार्जेस, रिवॉर्ड्स सब एक जगह। क्लियरली द ऑब्वियस चॉइस।